नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मैं हूं शाहीन हारून। आज देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे और भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने देश को संबोधित किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में पीएम मोदी जी भ्रष्टाचार को लेकर सख्त कार्रवाई में यकीन रखते हैं या उनका सारा संकल्प सिर्फ विरोधी दलों को निशाने पर साधने के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी ओर एक ही साथ महात्मा गांधी, नेहरू और सावरकर का नाम भी लिया। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ पर देश के नाम इस संबोधन को राजनीतिक भाषण की तरह भी देखा जा रहा है, जहां चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज के भाषण से 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए विरोधियों पर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि आज भ्रष्टाचार करने वालों का महिमा मंडन किया जाता है। पीएम मोदी ने इस अभियान में देश की जनता से सहयोग और समर्थन मांगा। आइए आपको बताते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम अपने संबोधन से कैसे राजनीतिक भाषण में बदल दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। पीएम ने देश की जनता से अपील की कि वे इन कुरीतियों को खत्म करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विकराल रूप ले सकता है। पीएम मोदी ने इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई जारी होगी। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ऐसी बातें कही जिसका निशाना विरोधी दलों पर था। उन्होंने कहा कि किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन किसी के पास चोरी का पैसा छिपाने के लिए जगह नहीं है। माना जा रहा है कि उन्होंने इस बयान के जरिए सभी विपक्षी दलों के उन नेताओं पर निशाना साधा है जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार का ये सिलेक्टेड ट्रेंड और भ्रष्टाचार विरोधी उनका ये एजेंडा सिर्फ विरोधियों को तंग करने का अभियान साबित होता रहा है। और ये सब विवादित रफाल सौदे की जांच से मोदी सरकार के इनकार या लोकपाल की नियुक्ति में 5 साल तक की गई टालमटोल से प्रधानमंत्री के भाषण को बिल्कुल उलट साबित कर देता है। आपको बता दें कि सबसे पहला उदाहरण बीएस येदियुरप्पा का। कर्नाटक में भ्रष्टाचार का चेहरा होने के बावजूद वो 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। येदियुरप्पा भूमि और खनन घोटाले के आरोपी हैं। उनके यहाँ से बरामद डायरियों में शीर्ष भाजपा नेताओं और जजों और वकीलों को भारी रकम के भुगतान का जिक्र होने के बाद भी आज उनका भाजपा में बड़ा कद है और वे ज्यादातर आरोपों से बरी हो चुके हैं। येदियुरप्पा के खिलाफ सालों से जांच कर रही सीबीआई मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। हालांकि अब भी सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ भूमि घोटाले को लेकर एक जांच जारी है। अब बात करते हैं रेड्डी बंधुओं का। बेल्लारी के रेड्डी बंधु कर्नाटक के 2018 के चुनाव से पहले सीबीआई ने 16,500 करोड़ रुपयों के खनन घोटाले में तार्किक अंत तक नहीं पहुंचाया। बेल्लारी बंधुओं के खिलाफ जांच को जल्दी से समेट लिया गया। भारत की संपदा इस कदर खुली लूट, इस मामले में मोदी सरकार ने रेड्डी बंधुओं को यूं ही जाने दिया क्योंकि भाजपा को उनकी जीत की दरकार थी। उनके मामले को उजागर करने वाले वन सेवा के अधिकारियों को भी मोदी सरकार ने बर्खास्त करवा दिया था। अब आपको बताते हैं पूर्वोत्तर के अमित शाह कहे जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, जो कभी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगते रहे और भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था और उनके खिलाफ एक बुकलेट तक जारी कर दिया था कि वो गुवाहाटी के जलापूर्ति घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। इस घोटाले को अमेरिकी निर्माण प्रबंधन कंपनी से जुड़े होने के कारण इसे लुई बर्जन मामले के नाम से भी जाना जाता है। इस संबंध में अमेरिकी न्याय विभाग ने वहां विदेशी भ्रष्टाचार कानून के तहत चार्जशीट भी दायर की थी, जिसमें कंपनी पर एक आनाम मंत्री को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। उस मंत्री की पहचान हेमंत बिस्वा शर्मा के रूप में करने से लेकर उन्हें पार्टी में शामिल करने तक भाजपा ने लंबा रास्ता तय कर लिया है। और जब से हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा में शामिल हुए, असम सरकार ने उनकी जांच को धीमा कर दिया और भाजपा भी मामले को लेकर सीबीआई जांच सौंपने को लेकर भूल गई और भाजपा भी इस मामले को सीबीआई को सौंपने की अपनी
पुरानी मांग को भूल गई। मध्य प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते आए हैं। सीबीआई ने साल 2017 में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को व्यापम घोटाले में क्लीन चिट दे दी थी। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में होने पर शिवराज सिंह चौहान को इतनी आसानी से छूट दी जा सकती थी? व्यापम घोटाला बेहद संगीन घोटाला था, जिसमें घोटाले को उजागर करने वाले कई लोगों और कई गवाहों और कई छात्रों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। इस मामले में रहस्यमयी मौतों का आंकड़ा अमूमन 40 से ज्यादा बताया जाता है। आखिर में बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे टीएमसी के मुकुल रॉय। लेकिन पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक ढांचे के विस्तार को इच्छुक भाजपा ने घोटाले के दागी तृणमूल नेता मुकुल रॉय को अपनी ही पार्टी में शामिल कर लिया और रॉय उस समय भाजपा में शामिल हुए जब स्थानीय चैनल की गुप्त रिकॉर्डिंग में उन्हें और कई अन्य नेताओं को रिश्वत लेते दिखाए जाने के बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। रॉय शारदा चिटफंड घोटाले में भी आरोपी हैं। उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा, पर उनके भाजपा में शामिल हो जाने के बाद जांच बेहद धीमी हो गई है। अब ऐसे में ना चाहते हुए भी हम सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे आदर्शवादी संकल्प लेने के लिए देश को कहते हैं, ऐसे संकल्पों में उनका और उनकी पार्टी का कितना यकीन है, या ये सिर्फ विपक्षी दलों पर निशाना साधने और उन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का रोड मैप बनाने के लिए किया जाता है? इन सभी भाजपा नेताओं की पारदर्शी जांच ना होने से कम वही साबित होता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।